हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। छुट्टियां हैं, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है। लॉकडाउन मतलब चल ही रहा है अभी, तो इसकी वजह से आप लोग घर पे ही होंगे। थोड़ा बहुत घर पे रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए। उसी में क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नई आने वाली क्लास की जो अपडेट है हमेशा मिलती रहे और हमेशा पढ़ते रहिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 10, क्लास 10 का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है मेटल्स और नॉन मेटल्स, धातु और अधातु। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि धातु किसे कहेंगे और अधातु किसे कहेंगे। अब ये आते कहाँ से हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। आप लोगों ने कक्षा 9 में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, तत्वों के बारे में। तो इन्हीं तत्वों को क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एलिमेंट्स आवर्त सारणी में हमारे एलिमेंट होते हैं कुल कितने, 118 आवर्त सारणी में तत्व हैं। तो उन्हीं 118 तत्वों को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, जिससे कि हम उसको क्या कर सकें, आसानी से पढ़ सकें, आसानी से उसके गुणों को समझ सकें। इसीलिए उसको 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटेलॉइड, TLOID। इसको बोलते हैं क्या, धातु। ये हमारा हो जाएगा अधातु और ये हमारा होता है उपधातु। तो इसी में से हमको क्या पढ़ना है, धातु और किसके बारे में, अधातु के बारे में, जो कि हमारे लिए क्लास 10th का जो साइंस का बुक है उसका लेसन नंबर 3 है। किसके किसके बारे में पढ़ना है, धातु और अधातु के बारे में। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़े से तत्व के बारे में जान लेते हैं कि एलिमेंट होते क्या हैं। तो एलिमेंट किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है, सूक्ष्मतम पार्टिकल होता है, जिसे हम लोग किसी भी यानी कि भौतिक तरीके से या फिर रासायनिक विधि के द्वारा उसको अलग प्रकार के तत्वों में या पदार्थों में नहीं बदल सकते हैं। और जो तत्व होते हैं वो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। तो कैसे लिखेंगे तत्वों की परिभाषा, वे पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं तथा जिन्हें हम भौतिक विधि या रासायनिक विधि से अन्य पदार्थों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। जैसे कि क्या है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब के सब हमारे क्या हो जाएंगे, तत्व हो जाएंगे। पूरी आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, 118। आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का नाम क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। एक वाला जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और 30 नंबर वाला क्या होता है, जिंक, Zn होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को तत्व समझ में आ गया होगा। अब यही तत्वों को क्या किया गया है, 3 भाग में बांटा गया है। पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, तीसरा होता है मेटेलॉइड। तो मेटेलॉइड की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग देखते हैं धातु क्या होता है, उसके बाद क्या देखेंगे और धातु क्या होता है, तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, धातु। धातु की डिफिनीशन किस प्रकार से देंगे। अब हमारे 118 तत्व हैं, तो उस 118 तत्वों में से मेटल कौन होगा, धातु कौन होगा। अब किसी भी प्रकार के तत्वों को, गुणों को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यदि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं तो उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि उसका धात्विक गुण है कि अधात्विक गुण है। तो बेसिक तौर पे हम लोग ये कर सकते हैं कि जो धातु होते हैं उनके परमाणुओं का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। या फिर दूसरी मतलब डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वे तत्व जो क्या करते हैं, विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। 2 परिभाषाएं हो जाएंगी, चाहे दोनों को मिला के एक ही में लिख सकते हैं। तो वे तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे सब के सब क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तथा ये क्या करते हैं कि अपनी बाहरी कक्षा में से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे बात करेंगे किसकी, बात करते हैं सोडियम की, पोटेशियम की, कैल्शियम की। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, इसका हो जाएगा कितना, 19, इसका हो जाएगा कितना, कैल्शियम का 20। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए इसका, तो इसका हो जाएगा 2, 8 और 1, इसका हो जाएगा 2, 8, 8 और 1, इसका हो जाएगा 2, 8,
8 और 2 8 10 8 18 2 20, इसका हो जाएगा 2 8 2 10 और 2 12। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। और तत्व ले सकते हैं, जैसे कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का कितना होता है 6 होता है, इसका हो जाएगा 2 कामा कितना 4 हो जाएगा। और कोई तत्व ले लेते हैं, कौन सा, एल्युमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम, ये हो जाएगा हमारा 13 होता है, इसका हो जाएगा 2 8 और 3। तो देखें इसमें से कौन कौन मेटल कौन कौन होगा जिसकी बाहरी कक्षा में क्या 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन या फिर क्या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसका मतलब सोडियम क्या है, धातु है। इसकी बाहरी कक्षा का मतलब क्या, जो सबसे बाहर हो, सबसे बाहर यही तो दिख रहा है ना। इसको वैलेंस शेल के नाम से भी जानते हैं, या फिर क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, संयोजी कक्षा, ठीक है। पोटेशियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ये भी हमारा क्या हो गया, मेटल हो गया, ये भी मेटल, ये भी मेटल। इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारा कैल्शियम भी मेटल हो गया। इसकी बाहरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारा मेटल हो गया। लेकिन अब यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, न 1 है, न 2 है, न 3 है, तो ये हमारा मेटल नहीं है। लेकिन एल्युमिनियम की बाहरी कक्षा में क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो फिर एल्युमिनियम हमारा क्या हो गया, धातु हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिनकी बाहरी जिसके परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पे उसकी बाहरी कक्षा में 1 2 या फिर क्या 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, चाहे उपस्थित होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। और दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं कि वे क्या करते हैं कि अपनी बाहरी कक्षा में से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अधातु की, नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं। अधातु, अधातु नॉन मेटल्स, तो इसका भी वही अप्रोच है, जो जिस तरह से हमने धातु की परिभाषा दी है उसी तरह से अधातु को दे देंगे। लेकिन इसकी बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता था, तो इसमें क्या होता है कि 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और क्या 7, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करते हैं, ये धनायन बनाता है, धनायन बनाएगा, धनायन बनाता है ये, और ये क्या करता है, ऋणायन बनाता है, ऋणायन, ऋणायन, ठीक है। तो अधातु का परिभाषा कैसे देंगे कि वे पदार्थ जिनकी परमाणु के बाह्य कक्षा में 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो क्या करते हैं, बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी बाहरी कक्षा में और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। आया समझ में आप लोगों को। एक बार फिर से देखते हैं कि वे पदार्थ जिनके परमाणु की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 5 6 या 7 होते हैं, और ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। यदि आपको परिभाषा लंबा लग रहा है या फिर बहुत ज़्यादा लंबा या फिर याद करने में समस्या हो रही है, तो उसको छोटा कर सकते हैं ऐसे कि धातु वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी बाहरी कक्षा में से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे भी लिख देंगे। और अधातु का परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि अधातु वे पदार्थ होते हैं, चाहे वे तत्व होते हैं, जो क्या करते हैं, अपनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके, ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। अधातुओं की जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 5 6 और 7 होते हैं, और जो धातु होते हैं उनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 2 और 3 होते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अभी कार्बन लिया था हमने, कार्बन का 6 होता है, इसका हो जाएगा 2 4, और कौन सा ले लिया जाए, फ्लोरीन लिया जाए, क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन 17 होता है, 2 8 और 7, और क्या लिया जाए, नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है, नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन का हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 2 कामा कितना 5, तो इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। तो अभी क्या बताया गया कि जिसकी बाहरी कक्षा में 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो, वे सब के सब हमारे क्या कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे, नॉन मेटल कहलाएंगे। इसमें एक अपवाद है, इसको याद कर लें, अपवाद। अपवाद ये है कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसकी बाहरी कक्षा में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इसकी बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो परिभाषा के हिसाब से क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, हमारा धातु होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, इसको याद रखेंगे,
हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, अधातु की कैटेगरी में रखा गया है, न कि ये क्या है, धातु नहीं है। ठीक, अब हम लोग का अगला टॉपिक है धातुओं के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को धातु और अधातु की परिभाषा जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म, पहला गुणधर्म होता है उसका धात्विक चमक। जितने भी हमारे धातु होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसे हम लोग बात करते हैं आयरन की, बात करते हैं मैग्नीशियम की, बात करते हैं कॉपर की, बात करते हैं सिल्वर की, बात करते हैं गोल्ड की। ठीक है, ये सब हमारे जितने भी क्या है धातु हैं, यदि इसकी सतह को हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश कर देंगे या फिर सतह को थोड़ा सा रगड़ेंगे किसी भी चीज़ से, रेगमाल पेपर एक होता है उसे इसको रगड़ेंगे तो इसको ऊपर की जो चमक होगी एकदम अच्छे से क्या हमको देखने लगी, चमकने लगेगी, एकदम शाइनिंग आ जाएगी इसके ऊपर। तो जितने भी हमारे क्या होंगे धातु होंगे उसमें क्या पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। ये हो गया हमारा क्या पहला धातुओं का भौतिक गुणधर्म। दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं तो जितने भी धातु होते हैं वे ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, जब उसका वायर बना लेंगे, किसी भी धातु का वायर बना लेंगे और वायर से क्या करेंगे, जब करंट को फ्लो कराएंगे तो उसमें से करंट क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, और ये क्या हो जाएंगे हमारे क्या होंगे, विद्युत के और ऊष्मा के क्या होंगे, सुचालक होंगे। इसमें से कहने का मतलब ये है कि इसमें से ऊष्मा का भी प्रवाह हो जाएगा और विद्युत का भी प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे पे हो जाएगा, चाहे वो लोहे की छड़ हो, चाहे कापर की छड़ हो, चाहे क्या हो, सिल्वर की हो, चाहे सोने चांदी किसी की हो। अगला हमारा गुणधर्म है अधातुवर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि अधातुवर्धनीयता पर टिप्पणी लिखिए। ये क्या है, ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों का ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। यांत्रिक गुणधर्म में उसी में हमारा एक आता है अघातवर्धनीयता। तो अघातवर्धनीयता का मतलब ये हुआ कि जब किसी भी धातु को क्या करेंगे, पीटेंगे, जब किसी धातु को पीटेंगे तो वो फैल करके पतली चादर के रूप में बन जाएगी। तो इसी गुण को क्या बोलते हैं, अघातवर्धनीयता गुण बोलते हैं। और इस गुण के कारण ही हम लोग क्या कर सकते हैं, धातुओं को पीट करके पतले चादर के रूप में फैला सकते हैं, बना सकते हैं, अघातवर्धनीयता। ठीक है, जैसे हम लोहे को लेंगे, लोहे के ऊपर क्या करेंगे, हथौड़ी से मारेंगे, पीटेंगे, तो जो हमारा लोहा मोटा होगा धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा और उसकी चौड़ाई धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो लोहे को पीटने पर वो चपटा क्यों हो रहा है और उसकी चौड़ाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उस लोहे में कौन सा गुण पाया जा रहा है, अघातवर्धनीयता का गुण पाया जा रहा है, इसीलिए वो क्या हो रहा है, पीटने पे चपटा हो जा रहा है और उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, चादर बना सकते हैं आसानी से। अगला गुणधर्म है तन्यता। तन्यता वह गुणधर्म होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि तार के रूप में धातुओं का क्या बना सकते हैं, तार खींच सकते हैं। जैसे कि हम विभिन्न प्रकार के धातुओं के तार बनाई जाती है, एल्युमिनियम की तार होती है, कापर की तार होती है, चांदी की भी तार होती है। तो वो जो तार बनने का जो गुण होता है किसकी वजह से पाया जाता है, तन्यता के गुण के कारण ही। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वे कैसी होती हैं, तन्य होती हैं। तन्य होने का मतलब ये है कि उसका हम लोग क्या करेंगे, तार बनाएंगे तो बहुत लंबा लंबा पतला पतला तार क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, वो टूटेगा नहीं जल्दी। आप लोग को जान करके हैरानी होगी कि 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम हमारे पास क्या है, सोना है, गोल्ड है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी तार तक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं आसानी से। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। अब समझिए कि सबसे ज़्यादा तन्य किसमें तन्यता किसमें पाई जाएगी, सोने में पाई जाएगी। अब सुचालकता की बात करते हैं तो जो हमारे क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, तो सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है, विद्युत की वो होती है हमारी कौन सी, चांदी होती है। फिर उसके बाद होती है हमारी कौन सी, कापर होता है। फिर उसके बाद होता है एल्युमिनियम होता है। फिर उसके बाद इस तरह से हमारा क्या होता है, Fe आयरन हो जाता है। ये हो गया हमारा क्या, सुचालकता का बढ़ता हुआ क्रम। सबसे अधिक सुचालक कौन सी है धातु, तो हमारा हो जाए क्या, चांदी, सिल्वर, याद रखेंगे इसको। अगर अघातवर्धनीयता भी इसमें, इस अघातवर्धनीयता का जो गुण है वो भी किसमें पाया जाएगा, सिल्वर में पाया जाएगा, गोल्ड में पाया जाएगा, आयरन में पाया जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग का गुणधर्म है गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक का मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट। बीपी मैंने क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, उनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है।
और जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो क्या होता है, बहुत ही प्रबल प्रकार का होता है। अब मेटेलिक बॉन्ड बहुत प्रबल है और जब उस धातु को क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो उसी बॉन्ड को जब ब्रेक कर देते हैं तो वो हमारा क्या होता है कि अवस्था बदल जाती है। तो उस प्रबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बहुत अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। तो जितने भी धातु होंगे उनका जो गलनांक और क्वथनांक होगा ये क्या होगा, उच्च होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, बहुत अधिक उच्च होगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, घनत्व की। तो घनत्व क्या होता है, धातुओं के जो घनत्व होते हैं वो भी क्या होते हैं, अधिक होते हैं। घनत्व बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसका घनत्व बोलते हैं। तो यदि हम क्या करते हैं, एक आयतन में, एकांक आयतन में जो यम का मान होता है, किसी भी मेटल को जब ले लेंगे तो उसके एकांक आयतन में जो उसका भार होगा वो क्या होगा, अधिक होगा, जिसकी वजह से उसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा कौन सा, कठोरता, हार्डनेस जिसको बोलते हैं। जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, कठोर होती हैं। जैसे लोहा है और लोहे को क्या करेंगे, अब आसानी से इस तरह से तोड़ना चाहे तो टूट नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि वो हार्ड है। लोहे को क्या करेंगे, किसी दूसरे लोहे से लेकर के इसे रब करेंगे, रगड़ेंगे तो उस पर खुरचने का प्रयास करेंगे तो उस पर मतलब खुरचन नहीं आ पाएगी, थोड़ी थोड़ी आएगी लेकिन इतना आसानी से नहीं आ पाएगा। इसे लोहे के ऊपर क्या करेंगे, एक प्लास्टिक से इसे खुरचने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं खुरच पाएगा, क्यों, क्योंकि लोहा उसकी तुलना में क्या हो जा रहा है, हार्ड हो जा रहा है। तो जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, कठोरता का गुण पाया जाता है उसमें। अगला है भंगुरता, ब्रिटलनेस। भंगुरता पदार्थों का वह गुण है जिसमें किसी पदार्थ पर बल लगाने पर वह बिना विकृति के ही क्या होते हैं, टूट जाते हैं, चिटक जाते हैं। तो इसी गुणधर्म को क्या बोलते हैं, भंगुरता बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने नमक देखा होगा, पहले नमक मिलता था इतना बड़ा बड़ा टुकड़े के रूप में नमक ऐसे मिलेगा, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे ऊपर से छोड़ देंगे, गिरा देंगे तो ये चिटक करके छोटे छोटे टुकड़े में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसी प्रकार से जो धातुएं होती हैं वो धातुएं भी क्या होती है, भंगुर होती हैं। अब भंगुर क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें कठोरता पाया जाता है और किसी भी कठोर चीज़ को जब क्या करेंगे, ऊपर से छोड़ेंगे, गिराएंगे तो वो उसमें प्रसार होगा, उसके जब बल लगेगा तो वो फैलने का प्रयास करेगा, और जब फैलने का प्रयास करेगा और फैल नहीं पाएगा तो वहाँ से ब्रेक होकर के वहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जितने भी हमारे धातुएं होती हैं उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, भंगुरता का भी गुण पाया जाता है। तो ये सब हमारा हो गया क्या, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। एक बार फिर से देख लेते हैं, धातुओं में क्या पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। धात्विक चमक का मतलब क्या है, जब किसी भी धातु को क्या करें, उसको ले करके उसको थोड़ा सा रगड़ेंगे रेगमाल से तो वो चमकने लगेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, उसमें कौन सा गुण है, धात्विक चमक है। जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। अघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है किसमें, धातुओं में। इसका मतलब ये होगा कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पतले चादर के रूप में फैला सकते हैं, बना सकते हैं। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण का मतलब ये होगा कि धातुओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, पतले पतले तार के रूप में खींच सकते हैं और बहुत लंबे लंबे तार क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। धातुओं का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक उच्च होता है। धातुओं का जो घनत्व होता है वो भी क्या होता है, बहुत हाई होता है। धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है और जो धातुएं होती हैं उनमें क्या होता है, भंगुरता का भी गुण पाया जाता है। इसका मतलब ये होगा कि जब धातुओं को क्या करेंगे, किसी दूसरे पदार्थ से मारेंगे, पीटेंगे तो हो सकता है कि वो क्या हो जाए, चिटक जाए, फूट जाए कहीं से, या उसमें कोई क्रैक आ जाए। इसी वजह से इसमें क्या पाया जाएगा, भंगुरता का गुण पाया जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। हम लोग धातुओं के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में हमको आते हैं या फिर नहीं भी आते हैं तो हमको कम से कम इसके बारे में जानना चाहिए, तो ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे सुचालक जो धातु होती है वो कौन होती है, चांदी होती है। यदि हम लोग चांदी का तार बना करके घरों में प्रयोग करेंगे तो उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा बहुत आसानी से होगा, बहुत बढ़िया से होगा। लेकिन इसका प्रयोग हम लोग करते क्यों नहीं है, क्योंकि चांदी जो है एक प्रकार की क्या है, बहुत कॉस्टली मेटल है, इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी हो जाएगी, चांदी। सबसे अधिक तन्य एवं अघातवर्धनीयता का जो गुण पाया जाता है वो किस धातु में पाया जाता है, तो वो सोने में पाया जाता है। सोने के बाद नंबर आता है चांदी का, लेकिन सबसे जो अधिक मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, सोना में। इसका मतलब ये होगा कि सोने को हम लोग क्या कर सकते हैं, पीट पीट के पतली चादर के रूप में बहुत पतला चादर बना सकते हैं उसका,
उसका 0.01 mm हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना पतला बना सकते हैं उसका। और तन्यता की बात करेंगे तो उसका 1 ग्राम से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी तार को खींच सकते हैं। सबसे अधिक घनत्व वाला जो धातु होता है वो कौन सा होता है, वो लेड होता है, लेड। इसका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है। और ऐसे कौन से धातु हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन अब सब धातु कठोर नहीं होते, उसमें से कुछ कठोर होंगे, थोड़ा सा नरम टाइप के होते हैं। जैसे कि लोहे की बात करेंगे तो लोहा कठोर है, चांदी की बात करेंगे तो चांदी कठोर है, लेड की बात करेंगे तो लेड भी हमारा क्या है, कठोर है। लेकिन जो सोडियम होता है और पोटेशियम होते हैं ये तो हमारे है धातु ही, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से चाकू से काटेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो एग्जाम में आता है कि चाकू से काटने वाले धातु कौन कौन से है, तो सोडियम हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पोटेशियम। एक हमारा धातु होता है जो हाथ पर रखने पर वो क्या होता है, पिघल जाता है। जैसे हाथ पर रखते ही वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अब वो मेल्ट क्यों होता है, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो उसका गलनांक होता है वो 28 डिग्री सेल्सियस होता ही है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो धातुओं का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। लेकिन ये किस रूप में आ जाएगा, हमारा अपवाद के रूप में हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे कम घनत्व वाले धातु। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि धातुओं का जो घनत्व होता है वो तो हाई होता है, लेकिन कुछ धातु ऐसे भी हैं जिनका घनत्व जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिसका उपयोग हम लोग अलग अलग कंडीशन में कर सकते हैं। जैसे कि हमको एरोप्लेन में यूज करना है, मेटल का प्रयोग करना है। एरोप्लेन का जो ऊपर का बॉडी का कवर होता है उसको बनाना है, तो उसको अगर लोहे का बना देंगे तो लोहा थोड़ा सा वेट में ज़्यादा होगा। डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब ये होगा कि उसका वजन ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको वहाँ पे ऐसा मेटल यूज करना है जिसका डेंसिटी क्या रहे, कम रहे, और जिसकी स्ट्रेंथ क्या रहे, अधिक रहे, मतलब वो मजबूत रहे और भार में क्या रहे, कम रहे। तो हमको इस प्रकार के प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार के प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे एल्युमिनियम के जो बनते हैं हमारे, वहाँ पे एल्युमिनियम धातु का प्रयोग करके उसकी क्या करेंगे, बॉडी को बनाएंगे। तो कम डेंसिटी वाले धातु कौन कौन से हो जाएंगे, मैग्नीशियम हो गया, हमारा कौन सा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक गलनांक किस धातु का होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का होता है, तो वो होता है हमारा टंगस्टन का। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारा बल्ब होता है इस प्रकार से, ऐसे बल्ब देखा होगा आप लोगों ने, इसे इसमें लगा रहता है, इसे बल्ब हो गया हमारा ये, ठीक है। तो इस बल्ब का इसको बोलते हैं फिलामेंट है, ये फिलामेंट। तो ये जो फिलामेंट होता है वो किससे मिलके बना होता है, टंगस्टन का ही बना होता है, फिलामेंट, ठीक है। जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। सबसे सुचालक धातु कौन सी, चांदी। सबसे अधिक तन्य और अघातवर्धनी धातु कौन सी, सोना। सबसे अधिक घनत्व वाली धातु कौन सी, लेड। चाकू से काटने वाली धातु कौन कौन सी है, सोडियम है, पोटेशियम है। हाथ पर पिघलने वाली धातु कौन कौन सी है, गैलियम। याद रखेंगे इसको, गैलियम नाम है इसका, गैलियम। जीए से इसको इंडिकेट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट 28 डिग्री सेल्सियस होता है। और सबसे कम डेंसिटी, सबसे कम तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी कम डेंसिटी वाले मेटल कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला कौन सा हमारा मेटल है, वो हो जाएगा हमारा टंगस्टन। इसको किस सिंबल से दिखाते हैं, W से। आज के वीडियो में फिलहाल हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में, कि जब धातुएं होती हैं वो क्या करते हैं, किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करेंगे या फिर किसी अम्ल से क्रिया करेंगे, क्षार से क्रिया करेंगे, तो किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया देते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा नहीं लगा है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को क्या होती रहे, मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।